ये थोड़ा सा रिवाइज कर हो जाए, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बताइएगा 1599 में क्या हुआ। तो याद रखिएगा कंपनी की क्या हुआ जी, स्थापना। और स्थापना कहाँ हुआ है आपके पास, ब्रिटेन में। क्लियर है। तो याद रखिएगा। और इसी टाइम जो वहां की जो महारानी थी, महारानी का नाम किसी को याद है, एलिजाबेथ। ठीक है जी। तो इस एलिजाबेथ के द्वारा क्या दिया जाता है, 15 वर्षों का व्यापारिक अनुमति दिया जाता है। कहाँ करेंगे, पूर्वी देशों में। इसी क्रम में याद रखिएगा 1600वीं जो मर्चेंट एडवेंचर कंपनी है, ये किसके नाम से फेमस हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस हो जाता है। और 1600 में कहाँ वापसी करते हैं जी, भारत ये आ जाते हैं। जब भारत आते हैं उस समय यहाँ का शासक कौन था, यहाँ पर अकबर। क्लियर है, शासक कौन था हमारे पास, अकबर। तो अकबर आया, व्यवस्था देके गए, वापस चले जाते हैं। 1608 में आया। तो जब 1608 में आते हैं तो शाही फरमान लाया जाता है। और शाही फरमान लाने वाला व्यक्ति का क्या नाम है, हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस लाते हैं शाही फरमान, और यहां से अनुमति मिल जाता है फैक्ट्री डालने की, समझिएगा। लेकिन जब शाही फरमान में क्या लिखा था जिसके पास, आपका अकबर, लेकिन शासक किसका आ जाता है, जहांगीर का। अनुमति तो मिल जाता है, दोबारा चले जाते हैं। और इसी क्रम में 1611 में कौन हटे, एक अधिकारी आता है, मिडल्टन। ठीक है जी, मिडल्टन आते हैं। मिडल्टन के द्वारा अस्थायी रूप से क्या कर, पहली कोठी की स्थापना कहाँ किया जाता है, आपके पास मसूली पटना में कर दिया जाता है। ठीक है। और यही मिडल्टन ने क्या लाया था, पहले तो या हॉकिंस ने क्या कर, हॉकिंस ने अनुमति दी है फैक्ट्री डालने के लिए, मिडल्टन ने कोठी लाया। तो यार उसके बाद 1616 में कौन आएंगे जी, आपके पास सर टॉमस रो आते हैं। और टॉमस रो क्या अनुमति मिल जाता है, पूरे भारत देश में व्यापार करने की अनुमति कौन देंगे, सर टॉमस रो। अब याद रखिएगा, तो जहांगीर के द्वारा किसको इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया था, वो व्यक्ति कौन था, इसी को ये कहा जाता है इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिया गया था, आपके पास टॉमस रो को। क्लियर हो गया। तो इसी क्रम में याद रखिएगा, अब तो 1611 में अस्थायी मिल जाता है। ठीक है। और करते क्रम जब अनुमति मिलता है तो 1613 में पहला स्थायी कोठी कहाँ डालते हैं, सूरत में डालते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद टॉमस आते ही आते घटनाक्रम में ये पूरा क्या कहते हैं, भारत देश में व्यापार करने की अनुमति मिल जाता है। अब आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है जी। तो याद रखिएगा 1932 में क्या मिल, सॉरी 1932 नहीं होगा ये, 1632 में क्या मिलेगा, शाही फरमान। ठीक है। और शाही फरमान क्या होगा बताइए। ठीक है जी। इसे शासक को, शासक का नाम बताइए, नहीं पढ़ रहे क्या जी, हाँ बताया शाही फरमान वाला में भैया। 1632 में आते हैं तो गोलकुंडा के सुल्तान मिलेगा, जिसे 500 वार्षिक पैगोड़ा में क्या, मैं रिवाइज कर 500 क्या बोले जी, वार्षिक पैगोड़ा में क्या मिल जाता है, स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति कहाँ मिल जाता है, कर्नाटक के आसपास के क्षेत्र पर ये मिल जाता है। ठीक है। अब अगला आगे देखिए, यहां तक मैं बता दिया था। तो शाही फरमान कौन देते हैं, गोलकुंडा के सुल्तान। ठीक है जी, गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा मिल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या मिल जाता है, निःशुल्क व्यापारिक अनुपात मिल जाता है। अब क्या करेंगे, अंग्रेज लोग अपनी व्यापारिक बस्ती बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कोठी के नाम से भी जाना जाता है। तो समझिएगा जी, इसी क्रम में 1639 में याद रखिएगा, तो एक जानते हैं सेंट फोर्ट जॉर्ज की क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है। कहां किया जाएगा, मद्रास में। ठीक है जी। अब उस समय याद रखिएगा, मद्रास के बनाने की अनुमति किसे, चंद्रगिरी के राजा के द्वारा दिया जाता है, चंद्रगिरी के राजा के द्वारा। समझिएगा, जो सेंट जॉर्ज फोर्ट है, उल्टा हो गया ना, याद रखिएगा, ये है क्या, ये व्यापारिक बस्ती है। व्यापारिक बस्ती कहने का मतलब है पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे आज यहाँ लोग जैसे लफार्ज कॉलोनी बस आते हैं जी, उसी प्रकार सेंट जॉर्ज फोर्ट में क्या बन गया, एक व्यापारिक बस्ती बन गया 1639 में। अनुमति किसने दिया था, तो चंद्र के राजा ने दिया 1639। समझिएगा। अब इसी क्रम में याद रखिएगा, सीधा आइएगा अगला पॉइंट 1661 में। ठीक है। तो घटना याद रखिएगा, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी,
पुर्तगाली राजकुमारी, इस पुर्तगाली राजकुमारी का नाम था कैथरीन। ठीक है जी, क्या नाम था? कैथरीन। और इस कैथरीन का विवाह किससे हो जाता है? कैथरीन का विवाह होगा आपके पास अंग्रेज राजकुमार जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। ठीक है जी, चार्ल्स द्वितीय दे दिया जाता है। तो चार्ल्स द्वितीय से विवाह होगा और दहेज स्वरूप समझिएगा, दहेज स्वरूप क्या प्राप्त होगा? मुंबई प्राप्त हो जाता है, समझिएगा। तो प्रश्न आएगा क्या, देखिए अब दहेज स्वरूप मुंबई किसको प्राप्त हो जाता है आपके पास? राजकुमार चार्ल्स को। अब इस मुंबई को याद रखिएगा, तो घटना याद रखिएगा 1668 में किसको दे देते जी? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे जो भी रहा किसको सौंपते हैं? 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को याद रखिएगा प्रतिवर्ष 10 वार्षिक पाउंड में सौंप दिया जाता है, वार्षिक पाउंड में सौंप दिया, जो भी सौंप दिया होगा। अब याद रखिएगा 1668 में स्वतंत्र व्यापार मलाधिकार किसको मिल जाता है? मुंबई में आपके पास किसको मिल जाए? अंग्रेज को मिल जाता है। मतलब किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी तक, अब इसी समय याद रखेंगे 69 में बम्बई की स्थापना किया जाता है सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, तो मुंबई को कौन बनाएंगे? यहाँ के गवर्नर थे जिसे कहते हैं गेराल्ड अंगियार। ठीक है जी, इन्होंने किसकी स्थापना कर दिया? मुंबई की, सिस्टमेटिक ढंग से बसाया। क्योंकि अब मुंबई क्या हो गया जी, उस समय औद्योगिक बहुत प्रांत विकसित होते जा रहा था, तो विकसित किसने किया? गेराल्ड अंगियार। ये पूछा जाता है मुंबई की स्थापना करता कौन है? गेराल्ड अंगियार। ठीक है, कब की घटना है? 1669 में। अब इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो अब उस समय कलकत्ता आइएगा। ठीक है, तो कलकत्ता की भी स्थापना किया जाता है। तो कलकत्ता को कब बसाते हैं? 1690 में। और बसाने वाला व्यक्ति का नाम है जॉब, किसी को याद है जी? चनार्क के नाम से जानते हैं, जॉब चनार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जॉब चनार्क के कलकत्ता कब? 1690 में। ठीक है, कलकत्ता तो याद रखिएगा, तो कलकत्ता में 3 जगह था। एक है आपके पास सूतानाटी, सूतानाटी, फिर आता है आपके पास कोलिकाता, कोलिकाता और गोविंदपुर। इन तीनों को मिलाकर किसकी स्थापना कर जाता है? कलकत्ता की। तो पूछा जाता है कलकत्ता किन तीनों को मिलाकर बना है? वो तीन कौन कौन से? सूतानाटी, कोलिकाता, गोविंदपुर। स्थापना करता कौन है? जॉब चनार्क। अब समझिएगा, अंग्रेजों का एक कोठी दक्षिण भारत में आ गया। वो कहां पे आ गया? आपके पास आपके मद्रास में हो गया। लेकिन उत्तर भारत में कहां डालेंगे? तो याद रखेंगे अंग्रेजों के द्वारा पोर्ट विलियम्स की स्थापना किया जाता है। तो पोर्ट विलियम कलकत्ता में आता है। ये कब की घटना है? पूछा जाता है ना, 1700 में, कई बार आ चुका है। तो पोर्ट विलियम की स्थापना कोलकाता में कब करेंगे? 1700 में करेंगे। किसके द्वारा किया जाएगा? तो स्थापना करता शॉर्टकट में EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता है। अब पोर्ट विलियम्स है क्या? तो समझिएगा ये भी एक प्रकार का व्यापारिक बस्ती है। ये भी क्या है जी? व्यापारिक बस्ती था, जिसमें किसका साथ रहेगा? अंग्रेजों का लोग रहेंगे। और यहीं पर क्या ट्रेनिंग भी दिया जाता था, कैसे व्यापार करेंगे। ये कब की घटना है? 1700 में। क्लियर होगा? आके बता रहा हूं कैसे स्थापना कर रहे हैं अपने, धीरे धीरे। ठीक है, तो देखेंगे कलकत्ता बस जाता है। कोलकाता में पोर्ट विलियम की स्थापना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारिक बस्ती के तौर पर जाना जाता है। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब यार उस समय याद रखेंगे सबसे समृद्ध राज्य कौन बन गया था? पश्चिम बंगाल बन गया था। आगे क्रम में याद रखेंगे, लेकिन अभी तक याद रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार नहीं मिला था। इसी क्रम में आपको याद होगा 1717 में, ठीक है, 1717 में मुगल सम्राट कौन बने? यहां पर याद रखें मुगल सम्राट का नाम था आपके पास फर्रुखसियार। ठीक है जी, कौन बना? फर्रुखसियार। और फर्रुखसियार स्वयं किसी बीमारी से पीड़ित थे, साथ में ही अपनी बहन भी किसी बीमारी से क्या थे? पीड़ित थे। इसी समय याद है कि एक दूत मंडल आता है। दूत मंडल सरमन की अध्यक्षता में आया। सरमन की अध्यक्षता में, ठीक है जी, किससे मिलने आया? मुगल सम्राट फर्रुखसियार से। इस सरमन की अध्यक्षता में जो दूत मंडल आया, देखिएगा दूत मंडल आए। इस दूत मंडल में याद रखेंगे कौन थे? पूरे चिकित्सक लोग थे, जिनमें एक व्यक्ति का नाम है हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन आया, याद रखिएगा।
और हैमिल्टन उस समय क्या थे, फेमस आपका क्या चिकित्सक था। तो पहले के क्या थे, हम लोग आयुर्वेदिक इलाज करते थे, और ये जब आए तो एलोपैथी कहते हैं इंग्लिश दवाई, ठीक है, जिससे क्या कहे जी, फर्रुखसियार को मतलब जो भी बीमारी थी उनसे क्या कर दिया, छुटकारा दिला दिया। अब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से छुटकारा मिलता है क्या मिल जाता है, खुश हो जाता है। और जिसके बदले 1717 में क्या मिलेगा जी, शाही फरमान। ये समझ, यही मेन पॉइंट प्रारंभ होता है, क्या मिलता है इन लोगों को, शाही फरमान। और शाही फरमान क्या था, 3000 वार्षिक पौंड के बदले स्वतंत्र व्यापार करेंगे, स्वतंत्र व्यापार, समझिएगा जी। क्या बोलना चाह रहा है कि शाही फरमान में ये लिखा कि 3000 वार्षिक पौंड के बदले, 3 जगह था उस समय, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, क्या करेंगे यहां पर स्वतंत्र व्यापार। क्योंकि याद रखिएगा, उन्होंने सुनहरा फरमान गोलकुंडा दक्षिण में कर लिया था, लेकिन उत्तर भारत में किसके माध्यम से मिला, शाही फरमान के माध्यम से। याद रखिएगा, इस शाही फरमान को उस समय दस्तक के नाम से जानते थे, दस्तक, क्या कहा गया, दस्तक कहा गया था। और ये दस्तक किसको सौंपा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो याद रखिएगा, शाही फरमान कब मिला, दस्तक कब मिला है, तो 1717 में मुगल सम्राट कौन था हमारे पास, फर्रुखसियार, और किसको सौंपते जी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बदले क्या कि प्रति साल जो शासक थे उनको 3000 रुपये वार्षिक पाउंड देंगे, उसके बदले जो हमारा 3 जगह था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पर क्या कहीं स्वतंत्र व्यापार करना प्रारंभ हो जाता है। अब देखेंगे बिहार बंगाल के क्या सिचुएशन था, ठीक है। अब यहाँ से स्वतंत्र राज्य की स्थापना देखते हैं, समझिएगा। अब हमारे पास जो प्रथम राज्य, बंगाल तो पहले से रहा है, याद रखेंगे ना जी, मैं ला रहा हूं बंगाल। तो याद रखिएगा, बंगाल स्वतंत्र राज्य कब बना, ठीक है, तो समझिएगा 1700 ईस्वी में, ठीक है। तो मुगल सम्राट का क्या नाम था, किसी को पता है जी, मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा, औरंगजेब द्वारा, ठीक है जी, मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खां की नियुक्ति किया गया, मुर्शिद कुली खां। याद रखिएगा, जो मुर्शिद कुली खां, ये बंगाल के क्या, बंगाल के, ठीक है जी, नवाब नियुक्त किए गए, ठीक है। अब किसके द्वारा, मुर्शिद कुली खां को याद है कि 1700 में, समझिएगा जी, 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का क्या कहते हैं, नवाब नियुक्त कर दिया। लेकिन अचानक 1708 में समझिएगा औरंगजेब की मृत्यु, किसकी मृत्यु होगी, औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु। और जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, मौका का या जो अवसर आया, उस अवसर का फायदा उठाया और अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दिया, स्वतंत्र राज्य की घोषणा, ठीक है। याद रखिएगा, तो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां कब, 1708 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उनका उचित फायदा उठाते हैं और अपने आप को स्वतंत्र राज्य की क्या घोषणा करते हैं। इसीलिए आप सुनेंगे इसकी स्थापना कब होता है, 1717 में, सॉरी कब हो जाएगा, 1700, हाँ देखिए जी, स्थापना कब करेंगे, 1717 में। याद रखिएगा, ये स्वतंत्र राज्य बन के आ जाता है, बन गया बंगाल। अब प्रश्न देखेंगे, अब बंगाल के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा, अब बेसिक स्टार्ट करो बंगाल, ठीक है जी। तो बंगाल का संस्थापक अब कौन आ जाएगा, बताइएगा, बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, ठीक है, मुर्शिद कुली खां, ध्यान दीजिएगा, ये मस्त प्रशासन किया मुर्शिद कुली खां। और याद रखेंगे, मुर्शिद कुली खां जब अब वहां के क्या बन गई, हम ये कह सकते हैं वहां के नवाब, ठीक है जी, नवाब बनी। तो इसे कहा जाता है बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक, ठीक है जी। अब याद रखिएगा, शासक बना तो सबसे पहले उन्होंने 3 कार्य किए, क्या कार्य किए समझिएगा। सबसे पहले राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन, तो ध्यान दीजिएगा, राजधानी परिवर्तन किया। पहले बंगाल का राजधानी क्या था, ढाका, ठीक है। इस ढाका से कहां ले जाएंगे, मुर्शिदाबाद। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है
कि निम्न में से ऐसा कौन से शासक था जिन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए, वो व्यक्ति कौन था आपके पास? मुर्शिद कुली खां। ठीक है। दूसरा, नए भू राजस्व व्यवस्था लागू किया, नई भू राजस्व व्यवस्था लागू किया। ठीक है जी, नए भू राजस्व व्यवस्था लागू किया, जिसके जरिए यहां पर याद रखिएगा क्या लागू किया? नए भू राजस्व व्यवस्था लागू किया और एक नवीन वर्ग की स्थापना किसे कहते हैं? कुलीन वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग के द्वारा क्या किया जाता होगा? भू राजस्व वसूला जाता था। और इस नए भू राजस्व व्यवस्था के कारण यहाँ पर जो अराजकता थी वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कुलीन वर्ग कहा गया, मतलब एक वर्ग बना दिया गया, ये व्यक्ति क्या करेंगे? वहां बंगाल में आपके पास भू राजस्व का वसूलेंगे। ठीक है। तीसरा याद रखिएगा जी, 3 काम करेंगे। पहला क्या किया? अब समझिएगा, कुलीन वर्ग तो बना दिया, लेकिन समस्या ये था कि वहां की जमींदारी प्रथा, तो उन्होंने क्या किया? एक नई प्रथा का शुरुआत, जिसे कहते हैं इजारेदारी प्रथा। क्या कहते हैं जी? इजारेदारी प्रथा, ये प्रमुख है। अब बंगाल में क्या प्रारंभ होगा? इजारेदारी प्रथा। तो इजारेदारी प्रथा हम लोग कहते हैं वर्तमान में एक प्रकार से हम कहते हैं ठेकेदारी प्रथा। ठीक है जी, ठेकेदारी या बटाई प्रथा। बटाई प्रथा ये होता क्या समझिएगा, वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? रेखा सुने हो नाम? रेखा क्या होता है? एक भू मालिक, एक भूस्वामी रहने वाला है, उससे हम प्रति कुंटल क्या लेते हैं जी? सौदा करते हैं। प्रति एकड़ 8 बोरा 10 बोरा 10 बोरा हम लोग देंगे कहते हैं। सेम यही था। यहाँ पे क्या हो गया? इजारेदारी प्रथा को हम लोग कहते हैं ठेकेदारी प्रथा या बटाई प्रथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या हो? भूस्वामी अलग हो गए और खेती करने वाला अलग हो गए। तो याद रखिएगा, यहां पर जो मजदूर थे, यही मजदूर क्या लेते थे? ठेकेदारी करना प्रारंभ कर दिया और उसके बदले बेसिक काम करना प्रारंभ कर दी। ये 3 व्यवस्था के कारण बंगाल और बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य बन गया। समझ आएंगे? ये किसने काम किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। अब समझिएगा, इस बंगाल के साथ साथ पूछा जाता है, बंगाल के साथ साथ 3 राज्य और समृद्ध हो चुके थे, वो कौन कौन था समझिएगा। तो अगर वर्तमान में बंगाल की बात को, एक आ जाएगा हमारे पास पश्चिम बंगाल, ठीक है जी, जो स्वयं बंगाल को हो जाएगा। एक आ जाएगा आपके पास पूर्वी बंगाल, जो कौन सा था हमारा? बांग्लादेश, जानिएगा बांग्लादेश। और इसी में आ जाएगा आपके पास उड़ीसा। क्लियर है? और तीसरा यहां पे आ जाएगा एक हमारा बिहार। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? बिहार। समझिएगा, जब बंगाल डेवलप हुआ तो स्वतः ही ये तीनों, मतलब उड़ीसा और बिहार, ये स्वतः ही क्या बन गए? समृद्ध हो गए। इसीलिए कहा जाता था इस समय का सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य कौन थी? ये तीनों थी। समृद्ध राज्य कौन होगी? उस समय का था। उस समय केवल 2 सत्ता था। नीचे देखा जाए आपके पास कौन? आपके पास आप फ्रांस हो गए और आपके दूसरे ऊपर कौन? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों आपस में क्या संघर्ष करे थे कि यहाँ का हमें क्या में दीवानी मिलना चाहिए। ये प्रारंभ हो चुका था। और इसी घटना में याद रखिएगा किसकी मृत्यु हो जाता है जी? यहां पर मुर्शिद कुली खां की मृत्यु। ठीक है जी, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु। अब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु होंगे, ठीक है, तो अगला नवाब मन के आएगा। अगला नवाब देखते हैं। समझिएगा, अब इसके बाद जो मृत्यु के पश्चात नवाब जो बनेगा, ठीक है, वो बनेगा आपके पास सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन ने क्या किया? अपने पिता के द्वारा जो सत्ता दिया गया था उनका संचालन कार्य किया। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां की मृत्यु पर कौन नवाब बनेंगे? आपके पास नवाब का क्रम आता है आपके पास सुजाउद्दीन। ठीक है, सुजाउद्दीन के बाद जो अगला शासक बनने वाले हैं उसे हम लोग कहते हैं सरफराज खां। क्या बोलेंगे जी? सरफराज खां। ठीक है, अब प्रारंभ होता है मेन। सरफराज खां याद रखिएगा, इनका पुत्र था जिसे हम लोग कहते हैं सुजाउद्दौला। पुत्र कौन था जी? सुजाउद्दौला। समझिएगा,
तो याद रखिएगा, सरफराज खान की जल्दी मृत्यु होने की वजह से हम ये कहते हैं मुर्शिद कुली खां का जो नाती कौन अगला शासक कौन बना, सुजाऊ दौला। ठीक है जी। सुजाऊ दौला के समय याद रखिएगा इसे हटाने के लिए 3 संघर्ष प्रारंभ होगा, याद रखेंगे। तो अगला नवाब कौन बना, बंगाल का नवाब, याद रखिए बंगाल का नवाब। ठीक है, अब आता हमारा सुजाऊ दौला। ठीक है, तो सुजाऊ दौला क्या बने, बंगाल का नवाब बन गए। अब सुजाऊ दौला के समय सबको याद होगा प्लासी का युद्ध हो जाता है, उनके पीछे कारण था, याद रखिएगा। तो समझिएगा सुजाऊ दौला को हटाने के लिए इनके 3 लोग आपस में शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले समझिएगा इनका भाई चचेरा भाई, चचेरा भाई शामिल होगा, जिन्हें कहाँ जलते जी, इनकी हत्या करवा देते हैं या जेल में डलवा हत्या करवा देते हैं चचेरा भाई की। इनकी मौसी थी, मौसी। ठीक है, मौसी का नाम था घसेटी बेगम, ये पूछा गया है, घसेटी बेगम। ठीक है, घसेटी बेगम को कहां भेज देते इन्होंने, जेल। और तीसरा था आपके पास इनका सेनापति मीर जाफर। समझिएगा ये 3 लोग थे जो कहीं ना कहीं चाहते थे सुजाऊ दौला हट जाए। समझिएगा जी, अब सुजाऊ दौला हट जाता, ठीक है, तो हटाने के तीनों ने किसे समझौता किया होगा, अंग्रेजों से। इसी तीनों को हटाने के लिए कि अब सुजाऊ दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या होता है, विवाद हो जाता है। समझ आ गया, क्योंकि तीनों का साथ कौन देते हैं, अंग्रेज दे देते हैं। समझिएगा, तो क्या हुआ यहां पर, इस तीनों जो विद्रोही हैं इनका साथ कौन देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। और याद रखिएगा सुजाऊ दौला क्या करेंगे जी, बदला लेने के लिए एक घटना हो जाता है जिसे आप सुने होंगे, अब ब्लैक होल की घटना, नाम जानते हो, समझते हैं अगला। ठीक है, घटना बता रहा हूं, तो याद रखिएगा 21 से लेकर 22 जून की घटना है 1756। ठीक है जी, याद है 1756 होता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल की घटना, ये फेमस है। 17 जून 1756 होता है ब्लैक होल की घटना। ठीक है जी, समझिएगा होगा क्या। ठीक है, तो ब्लैक होल की घटना के पीछे 3 कारण थे, 3 कारण समझिएगा जी। ये घटित क्यों हुआ, तो उसके 3 कारण थे। पहला, जो हम ये कह जो षड्यंत्रकारी थी, षड्यंत्रकारियों का साथ देना। तो साथ देना कौन दे रहा था आपके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी 3 लोगों को साथ दे रहा था। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जिसे हम लोग कहते हैं दस्तकारी प्रथा। दस्तकारी प्रथा जानते हो, दस्तकारी प्रथा क्या हो गया, जिसे याद रखिएगा जी 1717 में मिलने वाला था, घटना याद रखेंगे। इस दस्तकारी प्रथा के द्वारा सबसे ज्यादा क्या कर अंग्रेजों के द्वारा निजी व्यापार किया जाता है, जिसे सुजाऊ दौला के व्यापार में जो भू राजस्व कमी देखने को मिल जाता है। ये दोनों के कारण से क्या होता है जी, आपका ब्लैक होल की घटना घटित होता है। इससे प्रेरित होकर याद रखेगा सुजाऊ दौला कहां आक्रमण करते हैं, फोर्ट विलियम। समझिएगा आक्रमण कहां कर दिया, फोर्ट विलियम। ठीक है जी, जब फोर्ट विलियम में आक्रमण करते हैं तो समझिएगा फोर्ट विलियम था क्या, याद रखिए ये हमारा व्यापारिक बस्ती था। ये क्या था जी, व्यापारिक बस्ती। इतना गुस्सा आया, ठीक है जी, आक्रमण कर दिए फोर्ट विलियम में, और यहां पर आक्रमण करके 432 या कई जगह अलग अलग सोर्स है, 432 क्या पकड़ेंगे जी, अंग्रेजों को पकड़ेंगे और एक कोठरी में बंद कर देते हैं, जिस कोठरी का साइज रहता है याद रखिएगा 14x18 का। याद रखिएगा 14x18 में लगभग मान के चलते हैं हम 432 से ज्यादा लोगों को ठूस के भर दिया जाता है। ये घटना कब की है, याद रखिएगा जी 20 जून की घटना है। और अगले दिन कब खोला गया, 21 जून की खोला गया। इस 432 में मात्र कितने लोग, 23 घटना था, 23 लोग जीवित बचते हैं। सोचे क्या रहा होगा जी अब, तो 23 लोग क्या बचेंगे, जीवित बचे।
इस 23 लोग में एक व्यक्ति जिसका नाम है आपके पास हॉलवेल। ठीक है, याद रखेंगे। हॉलवेल खुद इसमें शामिल थे और इस जाके घटना को किसको बताते हैं? अंग्रेज अधिकारी को। उन्होंने बता दिया। अब आपस में तो मनमुटाव चल ही रहा था। जैसे हॉलवेल ने बताया, देखिए हॉलवेल के द्वारा बताया जाता है और हॉलवेल इसमें बच के निकल जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब अंग्रेज अधिकारी को बताते हैं तो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा मद्रास में एक व्यक्ति थे जिसका नाम है, ठीक है, मद्रास में एक व्यक्ति है, उस मद्रास के व्यक्ति के नाम है आपके पास रॉबर्ट क्लाइव। नाम सुने होंगे आप, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या है, एक सेना भेजा जाता है। कहां भेजेंगे? यहां पर। समझिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने जो जगह था वहां वापस पा लिया। मजबूरी में याद रखिएगा, तो फोर्ट विलियम को वापस कौन पा गया? ये पा जाते हैं। मजबूरी में याद रखिए, सुजाऊ दलों को क्या करना पड़ता है? समझौता करना पड़ता है। समझौता हो जाता है, लेकिन अब अंग्रेज अधिकारी को लग गया कि सुजाऊ दौला हटना चाहिए, हटाना पड़ेगा। इसीलिए याद रखिएगा, अब याद रखिएगा 1757 में, तो दिन याद रखिएगा 23 जून 1757 में क्या युद्ध होगा जी? प्लासी का युद्ध होगा। प्लासी का युद्ध। और पूछा जाता है प्लासी युद्ध कहां होगा? नदिया जिला में। वर्तमान में कहां है आपके पास? नदिया जिला। अगर नदी पूछेंगे तो भागीरथी नदी के तट पर ये हुआ। समझिएगा, प्लासी का युद्ध समझिएगा। तो प्लासी का युद्ध देखा जाए, मेन था आपके पास सुजाऊ दौला वर्सेस था आपके पास अंग्रेज अधिकारी। ठीक है जी। अब अंग्रेज अधिकारी कौन थे बताइएगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज अधिकारी क्या नाम था आपका? रॉबर्ट क्लाइव। समझिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने यहां पर क्या किया? षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र रच की, समझिएगा जी, सुजाऊ दौला के सेनापति एवं दीवान से क्या करेंगे? समझौता। ये पूछा जाता है ना। तो सेनापति कौन बना इस समय? मीर जाफर। सेनापति कौन थे? मीर जाफर। और दीवान थे, याद रखिएगा, राय दुर्लभ। राय दुर्लभ कौन? सेनापति थे। तो पहले जब भी आक्रमण होता तो इन सब जाते थे, याद रखिएगा। तो पहले होता ये था, सेनापति के पीछे, सॉरी, राजा के आगे इन दोनों रहते थे। ठीक है, अब याद रखिएगा, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया जी? राय दुर्लभ और मीर जाफर से क्या किया? समझौता कर लिया। ध्यान दीजिएगा, परिणाम क्या होगा? 23 जून 1757 को दोनों कहां इकट्ठे होते हैं? प्लासी में इकट्ठा हो जाते हैं। वर्तमान में नदिया जिला, भागीरथी। अब समझिएगा, जिस समय आक्रमण होने वाला रहता है उसी समय मीर जाफर और राय दुर्लभ अपने सेनापति को आदेश देता ही नहीं है। ठीक है, जिससे क्या होता है जी? सुजाऊ दौला अकेला बच जाता है। सुजाऊ दौला क्या हो? अकेला बच जाता है। तो यहां पर सुजाऊ दौला के क्या हो जाएंगे? हार। सुजाऊ दौला की क्या होगा जी? हार। और जब हार होगा तो याद रखिएगा, ये भाग कर कहां चले जाते हैं? अपनी राजधानी। लेकिन अंग्रेज जानते थे अगर बच गया, कुछ समय दे दिया तो फिर से अपनी सत्ता ला देंगे। तो ये क्या किया? वापस जाते अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद और सुजाऊ दौला की क्या कर देते हैं? हत्या करा दिया जाता है। समझिए, तो किसकी हत्या हो गई? सुजाऊ दौला की हत्या हो जाए। अब इसके पश्चात जो नया शासक बनेगा, कौन बनेगा? मीर जाफर। आगे देखिए घटना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखे? हमारा अगला नवाब कौन था? सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला की क्या होता है जी? उनकी मृत्यु हो जाती है। पूछा जाएगा तो ये कब तक रहे हैं? 1756 तक रहे हैं शासन में। ठीक है, याद रखेंगे, 57 रहेंगे, 57 तक। अब अगला जो शासक बनेगा उसका नाम क्या बनेगा? मीर जाफर। समझिएगा जी, जब मीर जाफर आते हैं तो 1757 से लेकर कब तक रहते हैं? 1760 तक। अब ध्यान दीजिएगा, प्लासी के युद्ध में अब अंग्रेज, याद रखिए, अंग्रेज क्या हो गए? अब यह निर्णायक है कि हम ये कह सकते हैं। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात, प्लासी के युद्ध के पश्चात जो हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये क्या हो गया जी?
निर्माता, निर्माता, ठीक है। निप मतलब होता है किंग मेकर, किंग मेकर, ठीक है, याद रखेंगे। निप निर्माता की स्थिति में पहुंच गए, स्थिति में पहुंच गए। अब याद रखेंगे, मतलब मीर जाफर को कंट्रोल कौन कर रहा था आपके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर क्या होगा जी? समझौता हुआ, क्योंकि अब किसका शासक थे? किंग मेकर बन रहे हैं, कुछ न कुछ है तभी बनाएंगे ना। यहां पर समझौता के याद रखिएगा क्या किया जाता है, मीर जाफर ने स्वतंत्र दीवानी दे दिया, आप बिंदास करो जो करना है। साथ में हर जाने के रूप में 26 लाख पाउंड भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन समझिएगा जी, मीर जाफर तो मूलतः अंग्रेजों पर आश्रित था, और दिन प्रतिदिन याद रखिएगा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या अंग्रेज की उनकी लालसा बढ़ते जा रहा था। और दूसरी बात, एक हम ये कैसे एक हिस्सा किसी ले रहा था? मीर जाफर से ले रहा था, और दूसरा हिस्सा उनके जो दस्तकारी दिए उनका उल्लंघन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मीर जाफर के पास क्या हो गया जी? राजस्व की कमी आ गया, जो पैसा किसको देना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पा रहा था। तंग आकर क्या किया मीर जाफर ने? इसका एक दमांद हुआ, ठीक है, समझिएगा अगला। तो 1760 तक शासन किसने किया? मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर क्या करे थे, जो अंग्रेजों को जो डिमांड था वो पूर्ति नहीं कर पाया, जिसके बदले याद रखेंगे 1760 से लेकर 1763 ईस्वी में अपने दामाद और भतीजा, ठीक है जी, भतीजे का नाम है मीर कासिम। मीर कासिम को क्या बना दिया जी? मीर कासिम को नवाब बना दिया, नवाब बना दिया। ध्यान दीजिएगा, तो नवाब कौन बना? मीर कासिम, समझिएगा। अब अगला गांव कौन बना हमारे पास? मीर कासिम। आप समझिए, मीर कासिम। तो ध्यान दीजिएगी, जब मीर कासिम यहां पे नवाब बना, तो नवाब का सन लिखा जाता है 1760 से लेकर 1763। कहीं ना कहीं मीर कासिम मीर जाफर से योग्य थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? सबसे पहले याद रखेंगे, इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन करेंगे और मुर्शिदाबाद से, समझिएगा जी, मुर्शिदाबाद से कहां ले जाएंगे? मुंगेर। ये पूछा जाता है ना, तो कलकत्ता की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया? उस व्यक्ति का नाम था आपके पास मीर कासिम। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला परिवर्तन क्या किया जी? मीर कासिम ने क्या किया? अपनी राजधानी, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों का बहुत ज्यादा दखल अंदाजी हो गया था, निपटाने के लिए कहां ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। दूसरा कंडीशन, मीर कासिम कहीं ना कहीं सेना में शामिल था, तो वो जानते थे यदि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से निपटना होगा तो मुझे सैनिकों को यूरोपीय पद्धति से क्या करना? तैयार करना पड़ेगा। तो मीर कासिम ने दूसरा स्टेप क्या लाया? सैनिकों को यूरोपीय पद्धति से तैयार किया, ठीक है जी, यूरोपीय पद्धति से तैयार किया। ध्यान दीजिएगा, तैयार क्यों किया? क्योंकि यूरोपीय पद्धति से जानते थे, ठीक है, बंदूक देना पड़ेगा, तोप लेना पड़ेगा। इसीलिए याद रखिए, तीसरे से क्या करेंगे जी? मुंगेर में एक कारखाना बनाते। तीसरा क्या? मुंगेर में कारखाना, मुंगेर में कारखाना खोलेंगे। कारखाना किसका जी? तोप गोला एवं किसका? बारूद का। ध्यान दीजिएगा, तो तीन काम क्या किया? पहला, राजधानी मुंगेर, अपने सैनिकों को किस पद्धति से तैयार किया? यूरोपीय पद्धति से क्या किया? उन्होंने प्रशिक्षित किया। उसके बाद मुंगेर में ही तोप गोला या बारूद का क्या किया? कारखाना खोल देते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण कार्य क्या कर दिया इन्होंने? समझिएगा जी, अंग्रेज किसका उपयोग कर रहे थे? बहुत ज्यादा दस्तकारी का। इन्होंने क्या किया? आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार को मुक्त घोषित कर दिया, मुक्त घोषित कर दिया, कर दिया। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा मीर कासिम ने क्या किया? जो वहां पर जो व्यापार चल रहे थे उसको क्या? मुक्त घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? याद रखिएगा, अब जो भारतीय जो वस्त्रकार थे उनकी स्थिति अच्छा हो गया, जिसका परिणाम ये होगा अब अंग्रेजों की स्थिति खराब हो जाएगा। और चौथा स्टेप ने क्या कर दिया?
अंग्रेजों को बक्सर के युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार कर दी। समझ आ गया? मेन चौथा पॉइंट था, याद है? चौथा पॉइंट क्या था जी? इसी ने क्या किया, बक्सर का युद्ध को तैयार कर दिया। समझ आ गए? अब अगला क्या देखेंगे, बक्सर का युद्ध। अब ध्यान दीजिएगा, 1763 में नवाब कौन बना? कौन था नवाब बताइए? मीर कासिम। ध्यान दीजिएगा। और चौथा स्टेप उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने जो आंतरिक व्यापार था उन्हें क्या कर दिया, मुक्त घोषित कर दिया। जबकि अंग्रेजों को क्या लगा था, 1717 में क्या में शाही फरमान मिला था। शाही फरमान क्या कहता है कि हम जो दस्तकारी पद्धति था उनको क्या समझा, उन्होंने अपना अपमान समझा, जिसके चलते याद रखिएगा 1700 जो नवाब मीर कासिम को हटा दिया, मीर कासिम को हटा दिया और पुनः कौन बन गया जी? मीर जाफर। मीर जाफर कब बन गया? 1763 से लेकर 1764 में, याद रखिए ये बन गया था। लेकिन मीर कासिम तो पहले से तैयार थे, ये कदम उठा चुका था। तो याद रखिएगा, इस क्रम में हम लोग क्या देखेंगे, अगला हम लोग देखते हैं बक्सर का युद्ध। समझिएगा, बक्सर का युद्ध। अब क्या होगा जी? बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध होता है अक्टूबर 1764 में। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध देखा जाए त्रिगुट वर्सेस अंग्रेज अधिकारी। त्रिगुट वर्सेस क्या था जी? अंग्रेज। समझिए, ये युद्ध हुआ। इस त्रिगुट में 3 लोग शामिल होंगे और इधर अकेला रहेगा, कौन होगा? अंग्रेज अधिकारी हेक्टर। याद रखिए, हेक्टर थे, याद रखिए, हेक्टर अकेला सामना करेंगे। अब इस त्रिगुट में 3 लोग होंगे, वो कौन कौन हम देखते हैं। सबसे पहले एक सेनापति का नाम है आपके पास मीर कासिम, ये शामिल होंगी। धोखे से याद रखिए, जो मुगल सम्राट था उस समय, किसको शामिल करेंगे? शाह आलम द्वितीय को। और तीसरा याद है अवध का जो नवाब था सुजाऊ दौला। अब ध्यान दीजिएगा, उस समय त्रिगुट बना। मीर कासिम कहां का था आपके पास? पश्चिम बंगाल स्वतंत्र से, याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय कहां का? पूरे भारत का मुगल सम्राट था, सेनापति। और अवध उस समय बहुत खतरनाक था, उनका शासक कौन, नवाब कौन था? सुजाऊ दौला। तीनों का क्या बना? त्रिगुट बना। इस त्रिगुट को कहा गया शाही सेना। क्या कहा गया? शाही सेना। समझ में आ गया? जो 3 त्रिगुट बना, इन्हें क्या कहे? शाही सेना। अब इन सब का अकेला सामना कौन किया जी? हेक्टर ने। अब ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? शाही सेना वर्सेस हेक्टर। समझ आ गया? अब देखिए दिन कब आता है? अक्टूबर 1764, 23 अक्टूबर है, याद आ गया, 23 अक्टूबर 1764। कहां भिड़ते हैं? बक्सर। बक्सर कहां है? पश्चिम बंगाल का एक जगह है, ठीक है। अब क्या होगा? हेक्टर सबको परास्त कर दी, परास्त कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब 1764 में त्रिगुट की क्या हो गई जी? हार। समझ आ गया? अब देखिएगा 1764 में जब त्रिगुट की क्या होगी? हार। अब अंग्रेज को लगा भारत में अब कोई भी शासक नहीं जो हमारा क्या करेंगे जी? स्थापना। इसीलिए 1764 में अब प्रारंभ होता है अंग्रेजी राज्य की स्थापना। समझ में आ गया? अब क्या होगा? स्थापना। समझ आया कैसे स्थापना होगी? क्योंकि अब समझेगा जी, उस समय का सबसे बड़ा दल कौन था? त्रिगुट रहा है। इस त्रिगुट को हरा दिया, अब कौन सामना करेंगे? तो याद है किसी ने कहा जाता है कि 1764 में अब अंग्रेज कैसे आ गए? भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ हो चुका था, अब नहीं मिलने वाला था। तो दो सुनोगे, 1757 में प्लासी युद्ध में उनके प्रभुत्व की स्थापना हुआ और उन्होंने क्या किया? इंटरफेयर चालू किया। लेकिन 1764 के पश्चात अब अंग्रेज को लगा क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे जी? शासन प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात ये रहा ही नहीं, याद रखिए। इनके पश्चात क्या करेंगे वापस? तो अब देखिएगा 1764 में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो जाता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे, सुने होंगे आप, हार के पश्चात क्या होगा? 1765 में इलाहाबाद की संधि होगा। क्या होगा जी? इलाहाबाद की संधि। नाम सुने होंगे, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि के तहत यहां पर लागू होता है द्वैध शासन। क्या लागू होगा जी? द्वैध शासन। नाम सुनेंगे, भारत में सबसे पहले बार द्वैध शासन लागू हुआ
और इस समय अंग्रेज अधिकारी प्रमुख कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, समझ आएगा जी। तो रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या लागू हो जाएगा? द्वैध शासन। अब ये द्वैध शासन है क्या? तो द्वैध शासन का मतलब होता है प्रशासन को दो भागों में बांट दिया। एक होता है दीवानी मामला, ठीक है जी, और एक होता है निजामत मामला। निजामत, निजामत का मतलब होता है प्रशासकीय कार्य होता है, उस समय निजामत कहा जाता है, ठीक है। दीवानी निजामत दो दीवानी मतलब राजस्व वसूलने के लिए हो गया, निजामत मतलब होता है प्रशासनिक, प्रशासकीय, प्रशासकीय, ठीक है जी, आदेश देना। तो दोनों का अब क्या होगा जी, ये जो दीवानी था, निजामत था, समझिएगा ये जो उत्तरदायित्व निर्भर करता है, उत्तरदायित्व, तो ध्यान दीजिएगा, वसूलने का अधिकार, वसूलने का अधिकार किसको के पास? अंग्रेज के पास। ध्यान दीजिएगा, वसूलने का अधिकार किसके पास? अंग्रेज। लेकिन उत्तरदायित्व अगर बात करें, उत्तरदायित्व किसके पास है? नवाब के पास। मतलब नवाब को अब बांध दिया, मतलब कुछ भी यहां डिसीजन लेना रहता था, डिसीजन कौन लेंगे जी? आपका अंग्रेज ले रहे थे। यदि मान लिया जाए कुछ गड़बड़ भी हो जाता था तो पूरा आरोप किसके पास जाता था? नवाब के यहां से। तो पूछा जाएगा द्वैध शासन सबसे पहले पर लागू कब हुआ है? तो याद है इलाहाबाद की संधि के तहत। कब? 1765। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 12 अगस्त है। कई जगह आपको मिलेगा 15 अगस्त भी मिलता, दोनों आंसर याद कर लीजिएगा, या 12 मिलेगा या 15 मिलेगा, ठीक है। तो 12 अगस्त क्या होता है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के साथ द्वैध शासन लागू कहां होगा? ये पूछा जाता है आपके पास, सॉरी, लागू होगा कहां जी? बंगाल में। जिसके तहत क्या होगा जी? दीवानी और प्रशासकीय निजामत, ये दो मामला किसको मिल जाता है? अंग्रेजों का। जबकि उत्तरदायित्व किसके पास था? नवाब के पास। कहने का मतलब इस पद्धति ने क्या कर दिया? बंगाल की जो वहां के जो कृषक थे या व्यापारी वर्ग थे भारतीय का, पूरा कमर तोड़ के रख दिया था, ठीक है। अब यही सब समझिएगा जी, अब मौका तो निकला ही नहीं है, तो आगे थोड़ा और समझ लीजिएगा। तो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, संधि के तहत समझिएगा, तो पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा बताइएगा? मुगल शासक, ठीक है, मुगल शासक। तो ध्यान दीजिएगा, मुगल शासक का क्या नाम रहा उस समय? शाह आलम द्वितीय। समझिएगा जी, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय अनुमति देंगे। अब अनुमति क्या मिलेगा? संपूर्ण भारत में क्या होगा जी बताइए? निशुल्क व्यापार। किसको मिलेगा ये? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बदले याद रखेंगे 26 लाख पाउंड किसको देंगे जी? मुगल शासक, मुगल शासक को कौन देंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी देंगे, याद रखिए। पहला शर्त किसको निपटा दिया इन्होंने? मुगल शासक को निपटा दिया रास्ते से। मतलब अब मुगल सम्राट का नियंत्रण नहीं रहा, वास्तविक नियंत्रण करता कौन हो गया यहां पर? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि उसे किससे मतलब हो गए? केवल 26 लाख से सालाना उसके पास पहुंच जाता था, जो सेवा को मिलता था, याद रखिएगा। पूरा प्रशासन कौन कर रही है यहां पर? अब अंग्रेज करना प्रारंभ हो गया। दूसरा देखते हैं पॉइंट, अब अवध के शासक थे, अवध के शासक, ठीक है जी। तो अवध के शासक क्या नाम था आपके पास? सुजाऊ दौला। अब सुजाऊ दौला से क्या किया? समझौता कर लिया। और समझौता क्या करेंगे? अब आगे कभी भी हमसे क्या नहीं करोगे? युद्ध आप नहीं करोगे। साथ में ही अब युद्ध तो लड़ा होगा तो पैसा हर जाना देना पड़ेगा। तो बहुत बड़े अमाउंट किसको सौंपते हैं? सुजाऊ दौला किसको सौंपेंगे जी? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। अब किसको निपटा दिया? मतलब अवध के शासक को भी निपट गया। कहने का मतलब अब अवध हो गया और हमारा बंगाल हो गया, दोनों को कंट्रोल, वास्तविक कंट्रोल करता कौन होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए कहा जाता है कि 1765 के पश्चात अब भारत में एक भी ऐसा शासक नहीं रहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करेंगे जी? मुकाबला कर सके। अब यहीं से बात क्या शोषण होना प्रारंभ हो जाता है। अब ये समझिएगा,
सबको याद होगा इसी बीच में पहले सबको 1760 में वांडीवास का युद्ध भी हो जाएगा, अंग्रेज को हरा भी देंगे, चला गया। ठीक है, इसी बीच में याद होगा 1759 में बेदरा का युद्ध होगा, बेदरा के युद्ध में डच चले जाते हैं, तो बाद में कौन बच गया? केवल जी ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको है नहीं है। अब होगा क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी आएंगे, कई प्रकार के प्रथा लाएंगे और इतना ज्यादा शोषण का भी प्रथा करेंगे कि पूरा जो राजा थे सबको दबा दिया जाता है। तो ये रीजन था। ठीक है, समझिएगा। तो यहां तक हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए? हम लोग बंगाल के बारे में। समझ आएगा जी? तो बंगाल के बारे में याद रखिए कि इतने नवा के बारे में हमें पढ़ना था। तो बंगाल हो गया। कल हम लोग देखेंगे अवध के बारे में। अवध भी जान लीजिए, अवध तो बता दिया हूं, कोर्स बताऊंगा यह शासक कैसे बना। तो अवध का एक शासक बस नाम में पूछा था, स्थापना करता पूछा जाता है। जो स्थापना करता है इसका नाम है, याद रखिएगा, शहादत खा। ठीक है जी, शहादत खा के नाम से जाना जाता है। और राजधानी था अलकाट। ठीक है, राजधानी था के पास क्या बना? अलकाट। अलकाट नहीं होगा, वो तो कर्नाटक। राजधानी बनाया अवध। राजधानी किसको बनाएंगे जी? अवध को बनाते हैं। ठीक है, तो शहादत का क्या रोल आया? मुगल शासक क्यों बनाते, इसको कल देखेंगे। कल फिर रिपीट होगा, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग कर्नाटक देखेंगे, फिर लास्ट में मैसूर। समझ आ गया? इतना रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल से पूछा जाता है प्रमुख शासक, याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, उसको 2 संतान रख लेना। इसके बाद सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के बाद आपका मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम, फिर मीर जाफर आता है। अंतिम रहेगा नहीं, क्योंकि अब क्या हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी किंग मेकर की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है।